सेल्फ इवैल्यूएशन वाला ही टेस्ट है अब क्या। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इंटीग्रल। तो सीबीएसई में तो इंटीग्रल में सिर्फ यही है, लाइंस, सॉरी इंटीग्रल बोल रहा हूँ क्या, 3D। हाँ, 3D में तो सिर्फ लाइंस ही है, और प्लेन वाला पार्ट तो डिलीट हो चुका है। तो शॉर्ट में ना पूरे फॉर्मूले जल्दी से देख लो। सबसे पहले लाइन, ये आपको यहाँ पर एक लाइन दिख रही है, ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा, जेड एक्सिस के साथ गामा अगर एंगल बना रही है तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इसको हम उसके डायरेक्शन कोसाइंस बोलेंगे, जैसा कि वेक्टर में भी होता था, और उसको एल एम एन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। और ए बी सी जो होते हैं वो उसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज में इस तरह का कुछ रिलेशन होता है, दोनों प्रपोर्शन होते, दोनों सेम प्रपोर्शन में होंगे। और ये वाली प्रॉपर्टी जो हमने डायरेक्शन कोसाइंस के रिस्पेक्ट में देखी थी, यहां पर भी एप्लीकेबल होगी। ठीक है, ये वाली चीज आप ध्यान दो बस। अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, एल इज इक्वल्स टू ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एंड सिमिलरली फॉर बी सी ऑल्सो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो अगर आपको किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, मान लो अगर एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, दूसरा पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है, तो सबसे पहले डी आर की बात करते हैं, मतलब डायरेक्शन रेशियो की बात करते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो क्या होगा इसका, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो। और कोसाइन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रूट ओवर ये जो डायरेक्शन रेशियोज है उनके स्क्वायर का सम, जो हमने पिछले फॉर्मूले में देखा, बस वही अप्लाई हुआ है। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 उसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे, और इससे आपको मिलेंगे डायरेक्शन कोसाइंस। यहां पर वो चीज लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं, सीधा सिंपल क्वेश्चंस पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अगर एक लाइन 90, 135 और 45 डिग्री एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ बना रही है, डायरेक्शन कोसाइंस निकालो। तो cos 90, cos 135, cos 45 निकालना है, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द डायरेक्शन cos 135, इसको हम ऐसे निकालते हैं वैसे तो cos, यस 180 माइनस 45, तो cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा माइनस cos 45, तो आएगा माइनस 1 अपॉन रूट 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क के लिए। डायरेक्शन कोसाइन निकालना है जो कि इक्वल एंगल बनाता है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। मतलब क्या चीज इक्वल है, अल्फा बीटा गामा इक्वल है, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा ये तीनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। समझ गए। और अगर ये तीनों इक्वल, मतलब एल एम एन भी क्या हो गए, इक्वल। और हमको पता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो ये 3l स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि तीनों सेम है। तो l की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3। समझ गए। तो ये हो जाएंगे तीनों के डायरेक्शन कोसाइंस जो कि आपको निकालने थे। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए, ए बी सी दिए हुए, डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, L इज इक्वल्स टू ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। स्टार्टिंग में जो बताया था सामने प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, शो दैट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आर कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट के लिए आप डायरेक्शन रेशियो सेम प्रोपोर्शन में ये चेक करेंगे। तो पहले वाले के डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1 निकालते हैं। वो कैसे मिलेगा, a2 माइनस a1 मतलब कितना आ जाएगा, -3, b2 माइनस b1 -5, c2 माइनस c1 -3। ठीक है, फिर a2 b2 c2 निकालेंगे। बताओ जल्दी से क्या क्या होंगे, नहीं 6 होगा ना, 6, और ये कितना हो जाएगा 10, और लास्ट वाला कितना हो जाएगा 6। समझ में। अब रेशियो चेक कर लो, रेशियो कितना आ रहा है, -1/2 -1/2 -1/2, सेम प्रोपोर्शन में है, मतलब ये क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। क्लियर। तू तो ऑनलाइन था क्या। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर दिस एंड दिस एंड दिस। तो सेम क्वेश्चन है, बन जाएगा ये क्वेश्चन भी।
अब आते लाइन पे। तो पहले लाइन का कुछ प्री रिक्विजिट कंसेप्ट था, अब लाइन का इक्वेशन और बाकी सारी चीजें। तो देखो लाइन में दो कंडीशंस में आप लाइन की इक्वेशंस निकालोगे। फर्स्ट कंडीशन है व्हेन इट पासेस थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड हैज ए गिवन डायरेक्शन। मतलब जब आपको लाइन का एक पॉइंट और उसका डायरेक्शन दे दिया होता है, समझ रहे हो? मतलब जैसे कि मान लो ये लाइन है, उसका एक पॉइंट दे दिया और उसका डायरेक्शन दे दिया, मतलब वो किस वेक्टर के पैरेलल है ये दे दिया। दूसरी कंडीशन है जब ये दो पॉइंट से पास हो रहे हैं और वो दोनों पॉइंट आपको दे दिए तब। तो ये दो सिचुएशन होती है। अब इसका ना कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना फंडामेंटली आते हैं, सीधे फॉर्मूले से ये नहीं बनेगा हर क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले हमने यहाँ क्या लिया, फर्स्ट केस लिया, लाइन पासेस थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर। जब लाइन एक गिवन पॉइंट से पास हो रही है और गिवन वेक्टर के पैरेलल है, ये कंडीशन हमने ली। तो देखो यहाँ पर ये वो लाइन है एल, ठीक है। अब ये जिस पॉइंट से पास हो रही है वो पॉइंट ए आपको दिया हुआ है। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x1 y1 z1 है। जिस वेक्टर के पैरेलल है वो वेक्टर बी आपको दिया हुआ है। तो आपको दो चीज दी हुई है, एक तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, दूसरा ये वेक्टर जिसके वो पैरेलल है। समझ गए ये? अब जो पॉइंट दिया हुआ है उसका पोजीशन वेक्टर को वेक्टर ए से रिप्रेजेंट किया, ये क्लियर? तो जो वेक्टर ए है इस गिवन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वो क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा। ये चीज क्लियर सबको? ठीक है। अब यहां पर जो वेक्टर बी है वो भी आपको दिया हुआ है, तो मान लेते हैं ये वो वेक्टर बी है जो दिया हुआ है ए आई बी जे सी के। ठीक है, ये जो ए बी सी दिख रहा है ये क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है। किसके? चाहे इस वेक्टर के बोलो चाहे इस लाइन के बोलो, दोनों का मतलब सेम है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। क्लियर ये चीज? अब यहां पर ये जो पॉइंट P दिया हुआ है, ये पॉइंट P एक्चुअल में गिवन पॉइंट नहीं, ये कोई भी एक रैंडम पॉइंट है इस लाइन का। तो उसको हम हमेशा लेंगे x y z। आपने क्लास 11th में भी जब इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ा था तो लाइन की इक्वेशन x और y के फॉर्म में आती थी, वो 2D था, ये 3D है तो x y z के फॉर्म में आएगी। क्लियर ये चीज? तो ये तीन चीजें आपको समझनी है। तो यहां पर जो वेक्टर आर जो बना है पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर, वो क्या हो जाएगा, वेक्टर आर इज इक्वल टू दिस। ये तीनों वेक्टर समझ में आ गए सभी को? ठीक है। अब यहां पर ध्यान से समझना, यहां पर ये जो एपी दिख रहा है, एपी, ये दरअसल एक वेक्टर बनेगा, वेक्टर एपी। वेक्टर एपी आप कैसे निकालोगे, x माइनस x1 आई, ऐसे ही निकलता है, y माइनस y1 j, z माइनस z1 k, ये हो जाएगा वेक्टर एपी। और ये है वेक्टर बी। ये दोनों वेक्टर आपस में क्या है, पैरेलल है, और पैरेलल वेक्टर सेम प्रोपोर्शन में होते हैं। इसका मतलब वेक्टर एपी जो है दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ, या इस तरह से, हाँ, वेक्टर एपी जो है दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, ये लिख सकते हैं हम। समझ में आई ये चीज? और वेक्टर एपी क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेक्टर आर से, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेक्टर ए से। ऐसे ही हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। ये इधर जाएगा तो वेक्टर आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। समझ गए? ये बनेगी इस लाइन की वेक्टर इक्वेशन। तो कैसे बना ये समझ में आया ना सभी को? तो वही चीज यहां पर लिखी है। अब देखो, ये करने के बाद हम इसके डायरेक्ट, अच्छा एक और चीज ध्यान देना, यहाँ जो वेक्टर बी जो है ना, उसके जो कोफिशिएंट मिलेंगे ना एबीसी, उसको लाइन के क्या बोलेंगे, डायरेक्शन रेशियोस बोलेंगे। वेक्टर ए जो है ना, उसके पॉइंट्स आपको क्या मिलेंगे, लाइन के पॉइंट्स देंगे। समझ में आया? इसको बोलते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। अब हम आते हैं कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पे। तो कार्टेशियन इक्वेशन में इसको बदलने के लिए आप कुछ नहीं करो, वैल्यू पुट करो। वेक्टर आर क्या था, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इज इक्वल्स टू, ये क्या था, एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के, ऐसे ही था। और प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ये क्या था, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। याद आया ये चीज? अब क्या करो, इसको इधर भेजो तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स वन, और ये अपॉन अपॉन में इस a को भेज दो तो x माइनस एक्स वन अपॉन क्या हो जाएगा, a। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा। कंपेयर करोगे तो वैसे क्या आ जाएगा, y माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा। z माइनस जेड वन अपॉन सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा। तो जब इन तीनों को आपस में इक्वेट कर दोगे तो ये जो इक्वेशन बनेगी इसको बोलते हैं कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। क्लियर हुआ ये चीज? यहाँ पर x1 y1 z1 क्या है, पॉइंट्स है उस लाइन के, abc क्या है, उसके डायरेक्शन रेशियोस। आगे बढ़ जाए, ओके।
नेक्स्ट चलो इस एग्जांपल को देखते हैं, जल्दी से समझो और बताओ क्या दिया हुआ है। नहीं, वो एबीसी डायरेक्ट एलएमएन नहीं है। एक्चुअली एबीसी या एलएमएन दोनों हो सकते हैं, क्योंकि मान लो अगर मैं इसमें से कुछ कॉमन निकाल के कट कर दूं तो वो तो एलएमएन बन जाएगा ना। समझ में आ रही है ये चीज? हम्म। तो फाइंड द वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है हमको पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो ये पॉइंट दिया, ये पॉइंट क्या है? वेक्टर ए निकल जाएगा इससे, और ये क्या दिया हुआ है आपको? वेक्टर बी दिया हुआ है। तो उसमें पुट करके बना लोगे, हो जाएगा, ये आगे बढ़ जाए। तो इसका सॉल्यूशन यहां पर ये है, वेक्टर ए ये वेक्टर बी, आर इज इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी पुट कर दिया, फिर उसके बाद उसको कार्टेशियन में कन्वर्ट कर दिया, या सीधा यहीं से भी लिख सकते हो x-5/3 y-2/2। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, चलो अब सेकेंड फॉर्म पे आते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म। जब आपको 2 पॉइंट दिए हो, तो यहां पर देखो 2 पॉइंट दिया है, पहला पॉइंट ए दिया है, दूसरा पॉइंट बी दिया है। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2। यहाँ कोई भी अननोन पॉइंट पी है जिसको हम वेक्टर आर या फिर इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिचुएशन क्लियर ना? ये सब क्या करोगे लिख के? ये सब तो है ना, पीडीएफ भी भेज दिया हूं मैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो ये चीज क्लियर सबको? अब देखो यहां पर भी सेम कंसेप्ट यूज होगा, पैरेलल वाला। यहां पर अगर आप ध्यान दोगे तो ये एपी एपी और ये दूसरा कौन सा है? पीबी। ये दोनों वेक्टर एक्चुअल में क्या है? कोलिनियर है या फिर क्या है? पैरेलल है। क्लियर हुआ ये चीज? तो एपी जो वेक्टर बनेगा वो कैसे बनेगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, मतलब वेक्टर आर माइनस ए। और ए बी क्या बनेगा? ये बनेगा। समझ में आए? अब दोनों पैरेलल है तो सेम प्रोपोर्शन में होंगे, तो एपी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए बी, तो ये बन जाएगी इक्वेशन। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, जब 2 पॉइंट दिए हो। अब यहां पर ये वाला वेक्टर बी और वो वाला वेक्टर बी अलग है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ओके। इसके बाद हम आगे आते हैं इसके कार्टेशियन इक्वेशन पे। तो कार्टेशियन इक्वेशन के लिए देखो, ये वाला हमने वेक्टर इक्वेशन पढ़ा था 2 पॉइंट फॉर्म का। वेक्टर आर जो है वो ये हो जाएगा एक्स आई वाई जे जेड के, वेक्टर ए ये हो जाएगा x1 y1 z1 वाला, और वेक्टर बी ये हो जाएगा। इन सबको उठा के यहाँ पर पुट कर दो। जब पुट करोगे, सॉल्व करोगे, तो आपको ये वाली इक्वेशन मिलेगी, x-x1/x2-x1 y-y1, जैसे हमने पिछले बार किया था उसी सेम अप्रोच से। आगे बढ़ जाए क्या? तो अभी तक हमने 2 फॉर्म्स पढ़े हैं लाइन के, और 2 फॉर्म कौन कौन से थे? 2 पॉइंट और एक पॉइंट और गिवन वेक्टर के पैरेलल वाला, दोनों फॉर्म ध्यान में रहेगा। दोनों दोनों फॉर्म के दोनों फॉर्म, मतलब कि वेक्टर और कार्टेशियन। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल में क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट एग्जांपल में क्या दिया है? फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो 2 पॉइंट से पास होने वाले लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो बस वही वाला इक्वेशन यूज करेंगे जो अभी हमने डिस्कस किया था। कौन सा था? आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी माइनस ए। और इसमें ये पहला वेक्टर बी ए बन जाएगा, दूसरा वाला वेक्टर बी बन जाएगा। फॉर्मूले में पुट कर दो और बाद में कार्टेशियन में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक है एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो 2 लाइन के बीच का अगर एंगल निकालना है तो आप सिंपली क्या करो? वेक्टर बी निकाल लो। वेक्टर बी मतलब वो किस वेक्टर के पैरेलल है? तो मान लो पहली लाइन ये है, उसका वेक्टर बी जो उसको वेक्टर बी1 नाम दे देते, दूसरे वाले का वेक्टर बी जो उसको वेक्टर बी2 नाम दे देते। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकाल लो। कैसे निकालते हैं? पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया ऑलरेडी, वो डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला याद है कि नहीं? cos थीटा इज इक्वल्स टू b1 डॉट b2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2। यहाँ पर इसको मॉड में लेने इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो जो एंगल है वो 2 एंगल बनेंगे जब 2 लाइन एक दूसरे को कट करेगी। एक तो छोटा एंगल बनेगा, दूसरा बड़ा एंगल भी तो बनेगा। ठीक है, तो जो छोटा एंगल होगा ना, बस वही हमको निकालना है। दूसरा उसका क्या होगा? सप्लीमेंट्री पेयर होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करके आप निकाल सकते हो। अब उसी फॉर्मूले को घुमा फिरा के उसने इस तरह से लिख दिया, a1 a2 b1 b2 c1 c2, मतलब डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो एक फॉर्मूला याद रखो, चलेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इस एग्जांपल पे। तो बोल रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द 2 लाइंस। तो बताओ कैसे निकालेंगे? ये पहला वाला क्या हो जाएगा? b1, दूसरा वाला क्या हो जाएगा? b2। बाकी और कोई भी चीज इसमें काम की नहीं है।
सीधे फॉर्मूले में पुट करना है, cos थीटा इज इक्वल टू दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो देखो यहां पर वही चीज हुआ है। आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। तो स्क्यू लाइंस क्या होती है, मैंने बताया था पहले, ऐसी लाइन जो ना ही पैरेलल हो ना ही इंटरसेक्टिंग हो, जैसे कि 3D में ही पॉसिबल है। मान लो ये दो लाइन है, दोनों ना ही पैरेलल है ना ही इंटरसेक्टिंग है, तो स्क्यू लाइंस। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो निकालना है अगर आपको। तो एक्चुअली 3D में बनाने की कोशिश की है, तो ये मान लो दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज होगा, ध्यान से समझना। मान लो पहले लाइन की इक्वेशन ये है, दूसरे लाइन की इक्वेशन ये है, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे। D इज इक्वल टू B1 क्रॉस B2। B1 क्रॉस B2 मतलब दोनों लाइन के पैरेलल वेक्टर्स जो हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट लेना है किससे, A2 माइनस A1 से, मतलब दोनों के गिवन पॉइंट का डिफरेंस, डिवाइडेड बाय B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो चलो एक एग्जांपल से समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहां पर नेक्स्ट जो एग्जांपल दिया हुआ है, यहां आपको ये फर्स्ट लाइन दे रखी है, यहां पर आपको ये सेकंड लाइन दे रखी है, और आपको बोल रहा है कि इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये क्या है, एक मिनट, ये क्या है आपका वेक्टर A1, समझ गए, ये क्या है आपका वेक्टर A2, और उसके बाद ये है वेक्टर B1, और ये वाला क्या है वेक्टर B2। ये आइडेंटिफाई कर लोगे, फिर फॉर्मूले में पुट करना है। तो देखो सबसे पहले आपने ये चारों चीजें आइडेंटिफाई कर ली, A1 A2 B1 B2। ठीक है, अब फॉर्मूला जो था वो ये था, फॉर्मूला देखो ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो आपको पहले ये क्रिएट कर लो A2 माइनस A1, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल के A2 माइनस A1 निकल जाएगा ना। फिर निकालो B1 क्रॉस B2, तो B1 क्रॉस B2 क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का देखो डिटर्मिनेंट वाला मेथड होता है, पहली रो IJ के, दूसरी रो इसके कोफिशिएंट, तीसरी रो इसके कोफिशिएंट, सॉल्व कर लो तो आपको मिल जाएगा B1 क्रॉस B2। फिर उसका मैग्नीट्यूड ले लो, तो कैसे लेते हैं मैग्नीट्यूड, क्लियर है सबको। तो ये मैग्नीट्यूड की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि वो नीचे आएगा। B1 क्रॉस B2 की जरूरत पड़ी क्योंकि वो ऊपर में आएगा एक वेक्टर, और वो डॉट प्रोडक्ट किसके साथ होगा, A2 माइनस A1 के साथ, जो कि हमने निकाल रखा है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, देखो 3 इंटू 1 मतलब कितना आ जाएगा 3, माइनस 1, और यहां पर J वाली टर्म ही नहीं, मतलब क्या आ जाएगा 0, माइनस 7 इंटू माइनस के मतलब क्या हो जाएगा प्लस। समझ गए, ये हो गया डिवाइडेड बाय 10, तो ये मिल गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, खत्म। क्लियर सबको ये। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, लेकिन जब वो डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस व्हेन द लाइंस आर पैरेलल। तो ये तब अप्लाई करना है जब लाइन क्या दी हुई है, पैरेलल। अब कैसे पता चलेगा कि लाइन पैरेलल है, तो यहां पर ये जो वेक्टर बी है, ये दोनों वेक्टर या तो सेम होंगे या तो सेम प्रपोर्शन में होंगे। समझ रहे हो सकता है ये आई जे के हो, दूसरे के लिए 3i 3j 3k हो, तो सेम प्रपोर्शन में हो सकते हैं या सेम हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहां पर सेम ले लिया है, तो यहां पर पहला जो लाइन है उसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से, ये वाला पूरा वेक्टर बी है, ये वाला भी वेक्टर बी है, देखो सेम है दोनों, और ये A1 और ये A2 अलग अलग है। ठीक है, तो कैसे अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला था जो वहां पर हमने देखा, इस फॉर्मूले में क्या चेंज हो जाता है, सिर्फ वेक्टर बी आता है, नीचे में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी आता है, उसमें क्रॉस आता था दोनों का। ठीक है, तो आप वेक्टर बी निकाल लो, तो ये हो गया हमारा वेक्टर बी। इसमें देखो क्लियर रखना अपने आप को कि अगर मान लो दो लाइन में ये दोनों सेम नहीं है, वेक्टर बी सेम प्रपोर्शन में, मान लो ये 2 3 6 है और ये होता सपोज 6 9 और 18, अगर ये होता तो भी सेम फॉर्मूला लगता। तो फॉर्मूले में बी की जगह कौन सी वैल्यू लेते, ऊपर वाली की नीचे वाली, कोई भी ले सकते थे वैसे। ठीक है, कोई भी ले सकते थे, क्योंकि अल्टीमेटली वो कट के वही आ जाएगा। हाँ, इजी पड़ेगा ऊपर वाला लेना, क्योंकि कैलकुलेशन कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से B और A2 माइनस A1 निकाला, तो B कैसे निकलता है आपको तो पता है, ये B तो दिया हुआ है, A2 माइनस A1 कैसे निकलेगा वो समझ गए, और उसके बाद फिर इस रो में B के कोफिशिएंट, यहाँ पर A2 माइनस A1 के डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B। हो जाएगा ये क्वेश्चन भी। ओके, तो यहां पर सारे एग्जांपल्स खत्म हो गए, अब सीधा एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चंस क्या क्या है देखो, अभी तक इसमें लाइन में कितनी चीजें हमने पढ़ी है, दो फॉर्म्स पढ़े, कौन कौन से दो फॉर्म्स पढ़े, नहीं वो कार्टेशियन और वेक्टर फॉर्म हो गया, और दो सिचुएशन पे, एक तो जब वेक्टर गिवन हो और एक पॉइंट गिवन हो, और दूसरी सिचुएशन दो पॉइंट गिवन हो, ये पढ़ा। इसके अलावा और क्या पढ़ा, एंगल बिटवीन टू लाइन, तो उसका फॉर्मूला क्या था, कॉस थीटा वाला। ठीक है, उसके अलावा हमने क्या पढ़ा, डिस्टेंस बिटवीन
टू स्क्यू लाइंस एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। बस इतने ही टॉपिक्स हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है। शो दैट थ्री लाइन दिस विद डायरेक्शन रेशियो दिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो अगर कोई दो लाइन परपेंडिकुलर है तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, लिख लेना नोट करके अगर ध्यान में ना रहे तो, यहां पर अगर है नहीं तो। या फिर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 भी क्या होगा, जीरो है। ये कंसेप्ट उसी से रिलेटेड है। अगर परपेंडिकुलर होंगे तो थीटा जीरो, तो ये वाला चीज जीरो, ये जीरो तो ये भी जीरो। समझ गए? तो आपको वही काम करना है। ये कर लोगे ये वाला क्वेश्चन, L1 L2 L1 M1 N1 L2 N2 N2 ये हो गया, फिर वो करके चेक कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा, शो दैट द लाइंस थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू दिस एंड दिस। ठीक है, तो दो लाइन के दो पॉइंट दिए हुए, पूरी लाइन की इक्वेशन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ उसके क्या निकालो, डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो। तो पहले वाले लाइन के डायरेक्शन रेशियोज A1 B1 C1 क्या होंगे, जल्दी बताओ अंशिका। 2 5 -4। ठीक है, A2 B2 C2 क्या होंगे। हाँ हाँ, क्लियर ये चीज। अब उसके बाद A1 A2 करो, A1 A2 2 3 जा क्या हो जाएगा 6, B1 B2 करो तो क्या हो जाएगा +10, C1 C2 करो तो -16, कट गया, क्या आ गया, जीरो। तो मतलब दोनों लाइन क्या, परपेंडिकुलर। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शो दैट द लाइन थ्रू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आर पैरेलल। पैरेलल के लिए क्या होना चाहिए, नहीं, सेम रेशियो में होना चाहिए। तो A1 A2 A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 सेम रेशियो में निकाल लोगे ना, A1 B1 C1 A2 B2 C2। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर। जल्दी बताओ इसका आंसर। बिल्कुल सही। हाँ, कौन सा फॉर्म बोल रहा है इसमें, कोई सा भी फॉर्म बोल रहा है। तो अगर कार्टेशियन फॉर्म में मान लो निकाल रहे हो तो क्या हो जाएगा, x-1/3 y-2/2 z-3/-2। और वेक्टर में बोल रहे हो तो ये हो जाएगा i+2j+3 के और इज इक्वल टू दिस। समझ गए ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन in vector and Cartesian form passes through the points with position vector this and this। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अच्छा, कार्टेशियन बता दो मेरे को, बस कार्टेशियन इक्वेशन बता दो इसकी। x-2 अपॉन, मतलब वो कितना आ जाएगा, 1 - 2। समझ गए ना? हाँ, -1। फिर क्या जाएगा, y+1/3। समझ गए ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्या लिखा है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस लाइन। तो पहली लाइन का पॉइंट दे रखा है और दूसरी लाइन जो है वो इस लाइन के पैरेलल है, मतलब दोनों के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, सेम होंगे। समझ गए कि नहीं ये चीज? ठीक है, ये इस तरह की चीज है जैसे ट्रेन की जो दो पटरी है, अगर ये वाली पटरी रायपुर से पुणे जा रही है तो दूसरी वाली भी वहीं जाएगी। तो बस उसी टाइप की चीज है, जो इसका डायरेक्शन है वही दूसरे वाले का भी डायरेक्शन है। तो इसका डायरेक्शन क्या है, 3 5 6, तो इसका भी डायरेक्शन सेम होगा। समझ गए? हो जाएगा ये आगे। नेक्स्ट, हाँ, x+2/3 y-4/5 z+5/6। ठीक है, नेक्स्ट में लिखा फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ दिस लाइन राइट इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में बदलना है। चलो अक्षिता बताओ क्या होगा। हाँ, वेक्टर r इज इक्वल टू 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप प्लस लैम्डा। सही है, 3i प्लस 7j प्लस 2k। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट थ्रू द ओरिजिन एंड दिस। तो दो पॉइंट दे रखा है। चलो बताओ कार्टेशियन इक्वेशन बताओ अंशिका।
नहीं, उसको पुट करके मुझे डायरेक्ट आंसर चाहिए। रुक जा, उसको x1 y1 z1 क्या है ये बता दो अंशिका। x1 y1 z1 क्या है? जल्दी जल्दी बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, बताऊंगा फिर मैं। हाँ बता, बता। 0 0 0, पहला पॉइंट क्या हो गया? 0 0 0। दूसरा पॉइंट क्या हो गया? 5 - 2 3। x1 y1 z1 x2 - z2। तो x -0/5, y -0/-2, z -0/3। समझ गए? अभी ध्यान देना, अलर्ट रहना, अंशिका पूछूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, चलो। बताओ डायरेक्टली क्या होगा? x -/0। हाँ, y +2/0। समझ गए? z +5/11। ठीक है, नेक्स्ट। फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो B1 B2 दिया है। B1 कौन सा है? वेक्टर B1 कौन सा है? 3i2j6k, और B2 1 2 और 2। ठीक है, ओके, हो जाएगा ये वाला भी पूरा। नेक्स्ट, फिर से एंगल बोल रहा है। नीचे से वेक्टर B1 मिल जाएगा 2 प्लस। अच्छा, 1 मिनट यार, हाँ इसमें भी डायरेक्टली मिल जाए। देखो इसमें ना एक ट्विस्ट आ सकता है, मैं बता रहा हूं। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मान लो ऐसा दे दिया रहता, 2x - 2/2। समझ रहे हो? और अगर आपको B1 B2 मतलब वेक्टर B1 निकालना है, तो डायरेक्टली 2 लेना गलत हो जाता है। आप तभी इसको लोगे जब x का कोफिशिएंट +1 हो। समझ में? हाँ, अभी आएगा मेरे ख्याल से, आगे आने वाला है क्या? ओके, चलो आगे डिस्कस हो जाए। तो इसमें डाउट तो नहीं ना किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर दिस एंड दिस कट एट राइट एंगल। मतलब दोनों परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले ना इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल देते, तो उसके लिए माइनस कॉमन निकाल देंगे। तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या बच जाएगा? x - 1, और उस माइनस को नीचे भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? -3। समझ गए? फिर उसके दूसरे वाले में से क्या करेंगे? 7 कॉमन निकालेंगे, या 7 से डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर को, ये समझ लो। तो क्या हो जाएगा? y - 2। तो डिनोमिनेटर को भी 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2p/7। क्लियर? थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा? z - 3/2। वो तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, दूसरी वाली जो इक्वेशन है उसको -7 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? +x, और ये क्या बन जाएगा? -1 डिवाइडेड बाय 3p/-7, या -3p/7, ऐसा हो जाएगा। ये वाला पार्ट एज इट इज y - 5 डिवाइडेड बाय 1। इसमें से माइनस से डिवाइड कर दो या माइनस कॉमन निकाल लो, तो z - 6 अपॉन क्या हो जाएगा? -5। समझ रहे हो ना? अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये बन गया आपका वेक्टर B1, और वो क्या है? -3i +2p/7j और +2k। क्लियर? और दूसरा वाला बन गया वेक्टर B2, तो उसके कंपोनेंट क्या है? -3p/7i कैप +j कैप -5k कैप। क्लियर हुआ ये चीज? अब ये दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? 0। तो A1 A2 मतलब कितना आ जाएगा? -3 और -3p, मतलब क्या हो जाएगा? 9p/7 प्लस 2p/7 इंटू 1, मतलब 2p/7, और ये हो जाएगा -10 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। समझ गए ये? अब देखो ये हो जाएगा 11p/7 इज इक्वल्स टू 10, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10/11। नहीं, कुछ 70, सॉरी, 10, सॉरी, 70/11। समझ गए ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दोनों लाइन फिर से परपेंडिकुलर है, शो करना है कि ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो कैसे शो करोगे? A1 A2 B1
B2, C1 C2, ये प्रोडक्ट क्या आना चाहिए सेम। तो 7 माइनस 10 और प्लस 3, समझ गए। नेक्स्ट, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस लाइन। तो पहले देख लो ये पैरेलल लाइन है क्या, रेशियो सेम आ रहे हैं क्या, नहीं है, तो स्क्यू लाइन से, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, D इज इक्वल्स टू मॉड B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। तो काफी बड़ा सा फॉर्मूला है, बाकी कैलकुलेशन ही करना है आपको और कुछ नहीं, हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस पॉइंट। तो सेम चीज है, यहां पर बस आपको वेक्टर फॉर्म में नहीं देंगे, कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है। वेक्टर A1 क्या होगा अंशिका, नहीं नहीं, माइनस आई कैप, ठीक है, बाकी सबको क्लियर ना, फिर बाकी पूरा ओके। वेक्टर B1, नहीं, वेक्टर B1 बोला ना, ये वाले क्लैरिटी कर लो, अब समझ लो अच्छे से, ठीक है, घर जाके आज ही प्रैक्टिस करके खत्म करो इसको, ये पूरी PDF पूरा सॉल्व कर लेना आज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये लिखा फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर। अब ये देख लो पहले बस आप, टू लाइंस, ये देख लो पैरेलल तो नहीं है लाइन, नहीं है, तो हो जाएगा फिर आगे। नेक्स्ट, तो वो B1 B2 की जगह फॉर्मूला सिर्फ B1 आ जाएगा। हाँ, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, अच्छा हाँ ये वाला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। तो पहले लाइन को अरेंज करना पड़ेगा, जैसे पहली वाली जो लाइन है वो अगर ब्रैकेट ओपन करोगे तो I माइनस टी आई, दूसरा क्या हो जाएगा प्लस TJ माइनस 2J कैप, क्या हो जाएगा प्लस 3K कैप माइनस 2TK कैप, समझ गए। अब यहां पर I, ये वाला 2J और ये वाला 3K, इनको एक साथ रखो, I कैप माइनस 2J कैप प्लस 3K कैप एक साथ, और जो T वाला पार्ट था, ये वाला और ये वाला, इनमें से प्लस T कॉमन निकाल लो, तो क्या बच जाएगा वहां पर, माइनस I प्लस J माइनस 2K। क्लियर हुआ ये चीज, तो ये बन गया आपका वेक्टर A1 और ये क्या हो गया आपका वेक्टर B1, समझ के। फिर वैसे ही इसको भी रीअरेंज करोगे S कॉमन निकाल के, तो वेक्टर A2 और वेक्टर B2 मिल जाएगा, हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। बस यहां पर ये एक्सरसाइज खत्म हुई, फिर मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस बचे, जो 6-7 क्वेश्चंस है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, शो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस। बताओ कैसे करेंगे, हर्षा है क्या प्रेजेंट तो बताना। हम्म, लाइन मत निकालो, सिर्फ उसके डायरेक्शन रेशियो निकाल लो। A1 A2 A3 समझ रहे हो ना, A1 कैसे निकलेगा, 2 - 0 मतलब क्या हो जाएगा 2, B1 कैसे निकलेगा 1 - 0 मतलब 1, C1 क्या हो जाएगा 1 - 0 मतलब 1, A1 B1 C1, A2 B2 C2 दूसरे वाले से निकलेगा, वो सबसे पहले बताया था डायरेक्शन रेशियो निकालने का। फिर परपेंडिकुलर के लिए क्या होना चाहिए, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, L1 M1 N1 L2 M2 N2 are direction cosines of mutually perpendicular lines. Show that direction cosines of the line perpendicular to both the lines are this. ये वाला बताओ कैसे करेंगे। नहीं बना, नहीं पता, बड़ा मस्त क्वेश्चन है ये, सुनो इधर पे। तो मान लो पहली लाइन है, वेक्टर R इज इक्वल्स टू A1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L1 I
प्लस m1j प्लस n1k, ये इसके डायरेक्शन कोसाइंस लिख रहे हैं, डायरेक्शन रेशियो भी लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी लाइन वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर a2 प्लस म्यू टाइम्स l2i प्लस m2j प्लस n2k। क्लियर हुआ ये चीज? ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर है। और आपको क्या बोल रहा है, आपको एक नई लाइन के डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं जो कि इन दोनों के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। मतलब समझ लो, इधर पे मान लो ये दो लाइन हो गई, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर एक दूसरे के, दिख रहा है ना ये पेन, ठीक है। आपको तीसरी लाइन निकालनी जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, वह लाइन ऐसी बनेगी। तो ये वाली जो लाइन है इसका डायरेक्शन कैसे निकलेगा, इन दोनों लाइन के क्रॉस प्रोडक्ट से। क्योंकि पिछली क्लास में हमने देखा क्रॉस प्रोडक्ट कोई भी दो वेक्टर का क्या देता है, आपको एक नया वेक्टर देता है जो दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। किसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे? इन दोनों के डायरेक्शन कोसाइंस का, मतलब इनका। समझ गए? तो इसको मान लेते हैं हम वेक्टर b1 और इसको मान लेते हैं वेक्टर b2। तो हम यहां पर लेंगे वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। और रीजन आप लिख लोगे क्यों हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, क्योंकि दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो फर्स्ट रो बन जाएगा i j और ये हो गया k। सेकंड क्या हो जाएगा, l1 m1 n1। थर्ड क्या हो जाएगा, l2 m2 n2। समझ गए? अब जब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, आई कैप क्या मिलेगा बताओ, m1 n2 माइनस m2 n1, m1 n2 माइनस n2 n1 m2, ऐसा हो जाएगा। फिर वैसे ही j के साथ, वैसे ही k के साथ, यहां पर ये ध्यान रखना माइनस j आएगा, ठीक है, फिर प्लस k आएगा। और उसके जो कोफिशिएंट है देखो, वो यही चीज आपको प्रूव करनी है, वो दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर। समझ गए कि नहीं ये पूरा? ओके, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्या लिखा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन हुज डायरेक्शन रेशियोज आर दिस दिस एंड दिस। चलो बताओ। बताऊं? आपको दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है। पहले वाले के डायरेक्शन रेशियोज ये, मतलब ये a1 b1 c1 है, और ये क्या है, a2 b2 c2 है। तो याद करो वो cos थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता था, वेक्टर a1 वेक्टर b1 डॉट b2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b2, ये था फॉर्मूला। यहां पर अगर b1 और b2 की वैल्यू रखते थे, वेक्टर b1 वेक्टर b2 की, तो वो क्या आता था, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, याद आया, डिवाइडेड बाय रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। इसमें सारी वैल्यू पुट कर दो, तो cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 क्या हो जाएगा बताओ जल्दी, a इंटू बी माइनस सी, प्लस b1 b2 क्या हो जाएगा, इंटू सी माइनस ए, प्लस c1 c2 क्या हो जाएगा, a माइनस बी, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आना है, जो भी आना है वो समझ गए हो तुम लोग, ठीक है। लेकिन न्यूमरेटर पे फोकस करो। जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये क्या बनेगा, ए बी, और यहां पर क्या आ रहा है, माइनस ए बी कट जाएगा, ये बनेगा माइनस ए सी, और इधर पे क्या आ जाएगा, प्लस ए सी कट जाएगा, और उसके बाद फिर ये दोनों बीसी और माइनस बीसी भी कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, जीरो। तो कॉस थीटा जीरो, मतलब थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। इसका मतलब दोनों लाइन क्या है, आपस में परपेंडिकुलर। समझ गए ये क्वेश्चन? ओके, आगे बढ़े नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, ध्यान दो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू ओरिजिन। चलो बताओ। हाँ, वेक्टर इक्वेशन बता रहे हो? नहीं, तुम लोग कौन सी इक्वेशन बता रहे हो, पहले कार्टेशियन की वेक्टर ये बताओ। हाँ, क्या बता रहा है वेक्टर?
तो ये तो कार्टेशियन इक्वेशन हो गया बिना आई जे के है ना? नहीं भाई, देखो तुम्हारी वेक्टर इक्वेशन ये होती है, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, ये होती है। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू, ऐसा बोलो ना। वेक्टर ए की जगह पे क्या आएगा? 0 i 0 j 0 के, तो छोड़ दो उसको। प्लस इज इक्वल टू लैम्डा बच गया, वेक्टर बी की जगह क्या आएगा बताओ? सिर्फ क्या आएगा? आई कैप ओनली। हमको डायरेक्शन से मतलब, मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं। तो ये क्या आ जाएगा? आई कैप। समझ में आया ये चीज? ये बनेगा तुम्हारा वेक्टर इक्वेशन। अब अगर कार्टेशियन इक्वेशन बनाना है तो x माइनस 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन 0 इज इक्वल टू z माइनस 0 अपॉन 0। समझ गए ये चीज? तो अगर आप इसको लिखना भी चाहते हो कुछ करके, तो आप ऐसे ही लिखो, x/1 y/0 z/0, ये हो जाएगी आपकी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, समझ गए ना ये क्या करना है? इसमें फंस जाओगे, नहीं तो 1 मार्क का क्वेश्चन है, गलत कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the coordinate of point a b c d are this respectively, find the angle between a b and c d। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, वेक्टर से ही बन जाएगा, 3D की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ए बी वाला वेक्टर निकाल लो, सी डी वाला वेक्टर निकाल लो, फिर उसके बाद cos थीटा अप्लाई कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ लाइन दिस एंड दिस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब डेफिनेटली आने वाला क्वेश्चन है, इस टाइप का आएगा ही, पक्का देख लेना। ये दो लाइन दी हुई है, ये दोनों लाइन क्या परपेंडिकुलर है, के की वैल्यू निकालने बोल रहा है। तो क्या करोगे? a1 a2 b1 b2 c1 c2 को क्या लोगे? 0। a1 की वैल्यू क्या है? -3। तो जो नीचे वाले है ना, हाँ समझ गए ना? इसमें कंफ्यूजन होता है, ये अपने हिसाब से क्लैरिटी रख लेना तुम लोग। तो जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ना, वो डायरेक्शन रेशियोज है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना है? 0। तो -9k प्लस 2k माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो फिर सॉल्व करके के निकल जाएगा। ठीक है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 2 3 एंड परपेंडिकुलर टू दिस। ये क्वेश्चन भी ट्रिकी है, ये आने लायक क्वेश्चन है, क्योंकि इसके पहले के सारे क्वेश्चन तो ऐसे इजी इजी थे। प्लेन कहाँ? अच्छा प्लेन है क्या? सॉरी सॉरी, ये डिलीटेड है। हाँ छोड़ दो फिर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस बन जाएगा ये क्वेश्चन में, तो कोई दिक्कत नहीं, सेम है। लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड पर। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन ध्यान में रखो, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है भाई। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, इसमें वही वाला कंसेप्ट यूज होगा। जैसे मान लो ये दो लाइन है, ये दोनों लाइन है, ठीक है, और जो रिजल्टिंग लाइन जिसकी आपको इक्वेशन निकालनी है, वो इन दोनों के क्या है? परपेंडिकुलर। क्वेश्चन में ऐसे ही बोल रहा है, और उसका एक पॉइंट आपको दे रखा है। अब आपको क्या चाहिए? उसका डायरेक्शन चाहिए। उसका डायरेक्शन कैसे मिलेगा? इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखो। आप सबसे पहले इसको ले लो वेक्टर b1, ठीक है, इसको ले लो वेक्टर b2। अब आप क्या निकाल लो? b1 क्रॉस b2 निकाल लो। तो b1 क्रॉस b2 कैसे निकलेगा? ये हो गया i j k, और यहां पर क्या आ गया? 3 -16 7 3 8 -5। समझ गए? सॉल्व कर लो, तो i क्या आएगा? कोफिशिएंट बताओ जल्दी। 80 -56 कितना आएगा? 80 -56 है ना, 24। तो ये क्या आ जाएगा? 24i। ठीक है, 24i माइनस j -15 -21 -36 प्लस k 24 प्लस 48 72। तो 12 कॉमन निकल जाएगा सब में से, क्या बच जाएगा? i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। समझ गए? तो ये 12 को छोड़ दो, इन सब से बस हमको मतलब है। ये इसके ये जो जिसकी आपको इक्वेशन निकालनी है ना, ये जो है, ये उसका पैरेलल वेक्टर हो गया। तो आपको उसकी जो इक्वेशन निकलेगी वो क्या हो जाएगा? वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए, मतलब क्या आ जाएगा? ये i प्लस 2j माइनस 4k।
प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, तो ये आपका वेक्टर बी हो जाएगा। वेक्टर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2i प्लस 3j प्लस 6k। समझ गए? दैट्स इट, खत्म हो गया। 3D का सी एनसीईआरटी पूरा रिवाइज करा दिया मैंने, इंक्लूडिंग कई एग्जांपल्स भी कंसीडर कर लिए। ठीक है, तो ये 55 स्लाइड्स का जो पीडीएफ है, इसमें आपका पूरा एनसीईआरटी रिवाइज हो गया है। इसके अलावा जो बच गया है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो उसके लिए मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूं, आप एग्जाम के पहले तक जब भी टाइम मिले मैथ्स के वो 3D के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना। प्लेन वाले जितने भी उसको मत करना, सीबीएसई वाले बच्चे। ठीक है, और फिर एग्जाम के पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी एक बार रिवाइज कर लेंगे और फिर टेस्ट, कल एयर इंटीग्रल का टेस्ट कर लेंगे। ठीक है, पूरा मतलब इंटीग्रल में वाला पार्ट।